लेकिन आज वो किसी और का हो चुका था। ध्रुव ने नजरें चुराकर कमरे की तरफ जाने लगा, मगर नव्या की कांपती आवाज पर उसके कदम आगे बढ़ने से पहले ही रुके थे। ध्रुव, बस अब तुम उसके करीब नहीं जाओगे। एक बार बहुत है, क्योंकि तुम पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है। वह गुस्से और बेबसी से चीखी थी। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? ये सब मजबूरी में कर रहा हूँ। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। नव्या, अगर मेरी अपनी औलाद ही ना होगी तो मेरी नस्ल आगे कैसे चलेगी? मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ, ताकि हमारे आने वाले जो कल हैं सुकून में बीते। नव्या की आंखों से आंसू टपकने लगे। वह भारी शब्दों में बोली, जब वह लड़की माँ बन जाएगी तब तुम उससे बच्चा लेकर उसे डिवोर्स दे दोगे ना, और मुझसे शादी कर लोगे ना? वह उंगलियां चटकाने लगी। उसकी भीगी आंखों और कांपती आवाज के बावजूद ध्रुव ने कोई जवाब न दिया। वह चुप से एक तरफ होता सीढ़ियां चढ़ने लगा। पीछे से नव्या चीख उठी थी, ध्रुव, मेरी बात का जवाब दो। तुम मुझे यूं नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मगर वह अपनी रफ्तार तेज करता सीधा कमरे में आया और बिस्तर पर गिरते ही आंखें मूंद ली। वह थोड़ा सा आराम करना चाहता था। वह पूरी रात नहीं सो सका था। वह सावर के नीचे खड़ा था। पानी के धारे उसके चेहरे पर गिरती जा रही थी। ना चाहते हुए भी दिमाग बार बार मीरा के आसपास ही घूमने लगा था। जैसे ही उसने आंखें मूंदी, मीरा की आंखें और सिसकियां उसके कानों में गूंज उठी। वह पल एक साया की तरह उसके दिल और दिमाग पर छाया हुआ था। पानी की बूंदें उसके चेहरे से बह रही थी, मगर असल दर्द तो उसके आंखों में था। वह जानता था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मीरा मासूम थी, बेबस थी। वह उसके प्यार में इतना खो चुका था कि उसे होश ही न रहा। वह जानता था कि उसके साथ नरमी दिखाने के बजाय बेरहमी पर उतर गया था। वह बात गाउन पहनकर बाहर निकला था। तौलिए से बालों को रगड़ते तौलिया एक तरफ उछाल गया था। अपनी सारी सोचों को झटकता वह फ्रेश होकर नीचे आया था। हवेली के सब लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे, सिवाय नव्या के। बलवंत राय ने बड़ी गंभीरता में पूछा, तुमने उस लड़की से कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करवा लिए है ना? ये ना हो कि वो बच्चा पैदा करने के बाद उसकी वजह से तुम्हें या हमें ब्लैकमेल करे। ध्रुव ने सर हिलाई। पापा जी, सब कर लिया है, आप फिक्र ना करें। मैं फार्म हाउस पर भी सारे नौकरों को समझा दिया है कि वह उसका ख्याल रखें। ध्रुव के पिता बड़े ही तसल्ली में होकर खाने में बिजी हो गए थे, जबकि ध्रुव ने बेचैनी से अपने पैरों को एक साइड से उस साइड बदल रहा था और ना चाहते हुए भी फार्म हाउस पर बिताई हुई रात के बारे में सोचने लगा। इतना सुकून महसूस किया था उसने। उस सुकून को याद करते वो बेचैन हो रहा था। दिल बार बार मीरा के उस मासूम और प्यार भरी प्यार को मचलने लगा था। लेकिन वह अपनी सारी सोचों को झटका तैयार होकर हवेली से निकल गया था। एक हफ्ता बीत चुका था, लेकिन ध्रुव ने मीरा के करीब आना गवारा न किया और वह रोज नौकरों को फोन करके उसका हाल चाल जरूर लेता। मगर दिल की बेचैनी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। बार बार दिल चाहता कि सब कुछ छोड़कर वह उसके पास चला जाए, मगर जिद और सब्र के बोझों तले वह खुद को बिजी रखने की कोशिश करता रहा। वह हवेली आ गया, मगर वहां भी दिल को उसे तसल्ली ना मिली। जज्बात की आग उसे बेचैन कर रही थी। बिस्तर पर लेटे हुए भी मीरा का ख्याल एक पल के लिए ना छूटा। वह मजबूर होकर कमरे से बाहर निकला था तो नव्या ने उसे इतनी रात को हवेली से निकलते हुए देख लिया। उसका दिल एक बार फिर खून के आंसू रो दिया और उसके दिल में मीरा के लिए और ज्यादा नफरत बढ़ती जा रही थी। रात के 2 बजे ध्रुव फार्म हाउस के दरवाजे पर पहुंचा। वह धीरे से अंदर दाखिल हुआ तो कमरे में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था, मगर चुप्पी में भी किसी की भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। दरवाजा बंद होने की आवाज पर मीरा चौंक गई और सहम कर बैठ गई। ध्रुव, आप हैं? उसने कांपती आवाज में पूछा। ध्रुव उसके सही अंदाजे पर हैरान रह गया। तुम्हें कैसे पता चला? कमरे में तो अंधेरा है। वह धीरे धीरे बेड के करीब आया और शर्ट उतारकर एक तरफ रख दी। जी, आपकी बॉडी के परफ्यूम से पहचान गई हूँ, धीरे से बोली। फिर झुकते हुए बोली, मैं कमीज उतार चुकी हूँ, आप आ जाइए बेड पर, मैं तैयार हूँ। उसके शब्दों की कपकपाहट ध्रुव से छुपी ना रह सकी। वह रुक सा गया और नरम शब्दों में बोला, नहीं, तुम मेरी कमर दबा दो, हवेली से आते आते थक गया हूँ। बदन रिलैक्स होगा तो ही तुम्हारे पास आऊंगा। एक हफ्ते से जो बेचैनी उसके जिस्म में समाई थी, अब उस बेचैनी का नामो निशान तक नहीं था। जी, मैं दबा देती हूँ, धीरे से बोली और झिझकते हुए ऊपर बैठकर उसकी कमर दबाने लगी। काफी देर तक वह यूं ही उसकी कमर दबाती रही। ध्रुव ने पलटकर सीधा होना चाहा तो मीरा लुढ़क कर बेधड़क उसके ऊपर जा गिरी थी। वह पल दोनों के लिए अजीब सा था। सांसों की तेज धड़कनों से एक दूसरे के जिस्म आपस में रगड़ खाने लगी। कमरे की चुप्पी और हवा उनके करीब आती सांसों से भर गई। ध्रुव ने एकदम मदहोशी में पूछा, तुम्हें यहाँ डर तो नहीं लगता ना? नहीं, मैं ठीक हूँ, मीरा ने बड़ी मुश्किल से कहा। उसकी इतनी नजदीकी पर मीरा के दिल की धड़कनें तेज हुई थी। ध्रुव ने उसकी कमर को मजबूती से पकड़ा तो वह कांपने लगी। वह उसके चेहरे पर उंगलियां ट्रेस करते बोला, पहली बार जब तुम मेरे करीब आई थी तो बहुत रोई थी। उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उस वक्त मुझे अपना होश नहीं था, कुछ ज़्यादा ही तुम पर बेरहमी कर गया। वह पल भर रुका और उसको बेड पर गिरा गया। उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखता वह कांपते हुए बेड सीट को मुट्ठियों में जकड़ गई और अपनी कमीज पहले से ही उतार चुकी थी। वह अपनी बात चालू करते बोला, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा तुम्हें ज़्यादा तकलीफ ना हो। ये कहकर वह धीरे धीरे उस पर झुकने लगा और मीरा के वजूद को अपनी पकड़ में ले गया। ध्रुव, धीरे धीरे करिए प्लीज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वह उखड़ती सांसों के बीच बोली थी।
लेकिन वह तो इतना मदहोश हो चुका था कि उसे मीरा की कांपती आवाज़, उखड़ती सांस तक ना सुनाई दे रही थी। काफ़ी देर के बाद वह तौलिए से पसीना पोंछता उससे दूर हुआ और बिस्तर पर सुकून से आंखें बंद करता सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन मीरा की हालत ठीक नहीं थी। वह अभी भी धीरे धीरे कांप रही थी। पूरे जिस्म दर्द की लहर उठ रही थी। वह सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन सो न सकी। फिर अचानक ध्रुव ने उसे अपनी तरफ खींचकर बाहों में भर लिया। वह भी सुकून महसूस करती उसके सीने में मुंह छुपा गई। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है। एक ही सांस में इतने सारे सवाल कर गई। जी, थोड़ा सा दर्द हो रहा है। उसकी नाक की टिप को चूमता पीछे हुआ और वह उसके प्यार पर ध्रुव के सीने में ही छुपने लगी। और मीरा की इस हरकत पर ध्रुव के होंठों पर मुस्कुराहट पड़े और फिर वह सुकून से आंखें मूंद गया। सुबह की मध्यम किरणें खिड़की से छनछन कर अंदर आ रही थी। ध्रुव जैसे ही जागा तो आंखें मसलने लगा। आज वह बहुत ज़्यादा सो गया था। ज़्यादातर 8 बजे उठ जाता था। आज दोपहर के 12 बज रहे थे। से ही नज़र साथ सोए हुए उस हुस्न के जिस्म पर पड़ी तो दिल तेजी से धड़कने लगा। उस पल वह हैरान रह गया कि कोई क्या इतना खूबसूरत भी हो सकता है क्या? न जाने कितने पल उसका दिल ना धड़क सका। लंबे घने और काले रेशम जैसे बाल उसके कमर से नीचे तक बिखरे हुए थे, जिसमें रोशनी पड़ते चमक और ज़्यादा बढ़ रही थी। वो बड़ी तसल्ली और सुकून की नींद में उसके बाजू पर सर रखे सो रही थी। ध्रुव के हिलने पर वह जरा सी कसमसाई तो उसने नरमी से उसका सर तकिए पर रखा और खुद टकटकी बांधकर उसके पूरे बदन को देखने लगा। गुलाब से नाजुक होती वह दूध जैसी रंगत वाली छोटी सी नुकीली नाक, जहाँ एक छोटी सी सफ़ेद लौंग चमक रही थी, और नाजुक सी हूर की परी जो उस वक्त ध्रुव की सट में छुपी हुई थी। माथे पर हल्के हल्के पसीने की कतरे उसे और भी अलग बना रहे थे। पूरी तौर पर उसके रंग में रंगी हुई लग रही थी। ध्रुव को ऐसा लगा जैसे ये लड़की उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है। अब वह ज़िंदगी भर उससे दूर नहीं जा सकेगा। मोहब्बत ने पहली ही नज़र में उसके दिल पर मोहर लगा दी थी। वह बहुत ही प्यार से उसके होंठों पर झुकता, हल्के से उसके होंठों पर होंठ रख गया। उसके होंठ मुस्कुराहट में ढीले पड़ गए। वह बेड से उठ गया था और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया। खटके की आवाज़ पर मीरा ने हल्की सी आंखें खोली तो सामने ध्रुव पैंट पहने और बनियान लिए खड़ा बालों में कंघी कर रहा था। ध्रुव को देखकर घबराहट की शिकार होने लगी। वह जल्दी से उठी तो दर्द की एक लहर से चकरा कर रह गई। वह खुद को संभालती जल्दी से दोबारा कंबल में खुद को छुपाने लगी, जो सिर्फ ध्रुव के शर्ट पहने हुए थी। ध्रुव, जो शीशे में उसकी सारी हरकतें देख रहा था, चुप से उसके तरफ आया। वह जल्दी से चेहरा छुपाने लगी। मीरा ने शर्म से नजरें झुका ली। मेरी शर्ट दो, वह बोला और अपनी हंसी को कंट्रोल करने लगा। मेरे पास नहीं है आपकी शर्ट। वह कहते ही जल्दी से कंबल में घुसने लगी। ये जो तुमने पहनी हुई है ना, ये क्या है? बताओ, चलो जल्दी दो। मैं अपने साथ कोई कपड़ा नहीं लाया। मुझे बाहर जाना है। मैं ऐसे नहीं जा सकता। वह पैंट के जेब में हाथ डाले बड़े मज़े से बोला तो वह रोती हुई शक्ल बनाकर, मैंने नीचे कुछ भी नहीं पहना हुआ। आप प्लीज़ मुझे मेरे कपड़े दे दें और थोड़ी देर के लिए प्लीज़ बाहर चले जाइए। मैं अभी उतार कर दे देती हूँ। वह उसकी हालत को समझ रहा था। ये क्या बात हुई? पति हूँ मैं तुम्हारा, 2 बार मैं तुम्हारे पास आ चुका हूँ। अब तक तो तुम्हारी शर्म उतर जानी चाहिए थी। तुम अभी भी शर्मा रही हो? बराबर निगाहें उस पर जमाए हुए था। वह शर्म से कंबल से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। लाइट बंद होती तो इतनी घबराहट नहीं होती। प्लीज़ तुम मेरे साथ ऐसा ना करो। वह अब बाकायदा हाथों में चेहरा गिराए रो दी। मीरा यार, क्या हो गया? मैं मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ, प्लीज रोना बंद करो। वह उसको बाहों में भरता प्यार से बोला। अच्छा, मेरी तरफ देखो। मैंने कहा मेरी तरफ देखो मेरी जान। और इतने प्यार से बोला कि मीरा का दिल बेकाबू धड़कने लगा। वह उसके चेहरे की तरफ देखने लगी तो जैसे उसकी आंखों में घुस सी गई। ध्रुव ने बड़े प्यार से उसके गाल पर अपने होंठ रखता वह जान से कांप उठी। अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। वह चला गया था, लेकिन वह अभी तक उसके ख्यालों से उसके प्यार से बाहर नहीं निकली थी। वह जल्दी से वॉशरूम भागी। फ्रेश होकर वह बाहर आ गई। गीले बालों में ही चुटिया बनाकर वह साड़ी पहनकर बाहर आई थी। वह किचन में खड़ा शर्ट लेस ही नाश्ता बना रहा था। ये लीजिए आपकी शर्ट। वह उसके तरफ शर्ट बढ़ाकर बोली तो वह मुस्कुराता हुआ उससे लेकर पहनने लगा। नीचे के 3-4 बटन बंद करता वह वापस काम में बिजी हो गया था। थोड़ी देर के बाद उसके सामने ऑमलेट, ब्रेड और एक पराठा रखा। फिर कपों में चाय डालकर वह कुर्सी पर बैठ गया। अभी भी उंगलियां चटका ही रही थी। मीरा खाना खा वह घूंघट किए हुए ही खाना खाने लगी। ध्रुव को उसका ये अंदाजा बहुत बुरा लगा। मीरा, तुम चेहरे से घूंघट हटाकर खा सकती हो। कल रात मैं तुम्हारे अंग अंग को देख चुका हूँ। अब चेहरा छुपाने का क्या फ़ायदा? और मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझसे कैसा शर्माना। मैंने सब नौकरों को आज के दिन छुट्टी दे दी है। तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। फार्म हाउस पर कोई भी नहीं है। वह सर हाँ में हिलाती चेहरे से अपना घूंघट उठा गई और खाने में बिजी हो गई। हल्की हल्की बातों से वह उसके झिझक खत्म कर चुका था। अब वो बिना घबराए जवाब दे रही थी। एक खूबसूरत और भरपूर दिन बिताकर वह उस फार्म हाउस को छोड़कर हवेली वापस आ गया था, जहाँ बलवंत राय और नव्या की शिकायतों पर उसकी क्लास लगाए बैठी थी। तुम रोज फार्म हाउस क्या करने जाते हो ध्रुव? कहीं उस लड़की से दिल तो नहीं लगा लिया? बलवंत राय बोले तो वह नजरें चुराने लगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जब से शादी हुई है मैं उसके नज़दीक सिर्फ एक बार गया हूँ। कल रात भी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल वहाँ रह गई थी। मुझे उस फाइल पर काम करना था, इसलिए गया था।
मैं वहाँ उसके नज़दीक तक नहीं गया। दूसरे कमरे में बैठकर काम करता रहा। थोड़ी देर सो गया, फ्रेश हुआ और आ गया। मैंने मीरा की शक्ल भी नहीं देखी। वह लड़की हर वक्त घूंघट में रहती है। अब अगर विश्वास हो गया हो तो मैं जाऊं। वह नव्या की तरफ पलटा, दांत पर दांत जमाए बोला। तो नव्या भी गुस्से में थी और कहने लगी, अंकल जी, मुझे पूरा विश्वास है, ये झूठ बोल रहा है। कल रात ये 1 बजे इस हवेली से चला गया था। और गुस्से से चीखी, नव्या तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? मुझे उस लड़की के करीब जाने का कोई शौक नहीं, मजबूरी में गया था। अब अगर तुमने मुझे इस तरह बदतमीजी से बात की तो नव्या, मैं कसम खाता हूँ तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर जाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलो। वह भी गुस्से से बोला, अच्छा ना ध्रुव, गुस्सा मत करो, तुम उसके नज़दीक रोज नहीं जाओगे। और उसके शर्ट के बटन से खेलने लगी। ध्रुव का सब्र अब जवाब दे गया था। वह ठंडी सांस छोड़ता बोला, अच्छा अगर उसके करीब नहीं जाऊंगा तो बच्चा आसमान से टपकेगा क्या? नव्या, तुम्हारे अंदर अकल है या नहीं? इस तरह तो वह पूरी जिंदगी फार्म हाउस में ही बैठी रहेगी। तो फिर तो हमारी शादी हो गई। उसके नज़दीक जाऊंगा तो ही हमारा बच्चा होगा ना। तुम्हें ये कड़वा घूंट पीना ही होगा, वरना इस तरह रोज मेरी शिकायतें मेरे पिता के सामने करती रहोगी तो अपने लिए कोई और लड़का ढूंढ लो। फिर मुझसे शादी नहीं करना। नव्या वह 2 टूक बात करता वहां से निकल गया था, जबकि वह आंखों में आंसू लिए ध्रुव को दूर जाता देखती रही। काश वह एक्सीडेंट ना हुआ होता और मेरे मम्मी पापा उस एक्सीडेंट में ना गए होते तो आज ध्रुव मुझसे इतना दूर न जाता और मैं माँ भी बन सकती थी। ध्रुव को वह सारी खुशियाँ दे सकती थी जिसका वह हकदार था। तुम परेशान ना हो नव्या, देखना वह तुमसे ही शादी करेगा, तुम फिक्र ना करो। बोले, थोड़ा सब्र करो, ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा है। बलवंत राय ने उसे समझाया तो वह हाँ में सिर हिलाती चुप हो गई। जब वो हवेली बहुत कम आता था, फार्म हाउस पर ही रहता था। मीरा जो उसके सामने आने से ही डरती थी, अब धीरे धीरे वह झिझक खत्म हो गई थी। वह ऑफिस से सीधा फार्म हाउस आता। कभी वह ड्रिंक करने बाहर चले जाते तो कभी वो शॉपिंग पर चले जाते। उसका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता था। उनकी शादी को 2 महीने हो गए थे। वह प्रेग्नेंट भी हो गई थी। ध्रुव उसे खुश रखने की पूरी कोशिश में लगा हुआ था। वह कोशिश करता कि मीरा को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। वह उसके खाने पीने का ख्याल रखता, वक्त पर दवाइयाँ देता। वह चाहता कि ये कुछ महीने मीरा के साथ वह अपनी पूरी जिंदगी जी ले। उसके बाद उनकी शादी खत्म हो जाती। जबकि मीरा इस चीज़ को घंटों बैठकर सोचती थी। यहाँ से जाने के बाद न जाने उसकी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी। 80 लाख में वह खुद को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के नाम पर बेच चुकी थी। कुछ महीनों के बाद वह तलाकशुदा कहलाएगी और ना ही उसके पास कुछ ऐसा बचेगा कि वह अपने दूसरे पति को कुछ दे सकेगी। उसने सोच लिया था जब वो यहाँ से जाएगी तो अपना बुटीक खोलेगी और खुद को बेहद बिजी कर लेगी, जहाँ ना उसे ध्रुव की याद आएगी और ना ही अपने बच्चे की। ये सोचते हुए उसकी आत्मा तक कांपने लग जाती थी। वह दोबारा शादी कभी नहीं करेगी क्योंकि उसे अब ध्रुव से मोहब्बत हो गई थी और वह उसे छोड़ देगा। यही सोचकर वह हमेशा डरती थी अगर वह दूसरी शादी करेगी तो उसके दूसरे पति को पता चल जाएगा कि वह कुंवारी नहीं है। वह फैसला कर चुकी थी कि वह ध्रुव की जिंदगी से निकलने के बाद किसी और दूसरे आदमी को अपनी जिंदगी में कभी नहीं लाएगी। वह अपनी जवानी का सबसे खूबसूरत तोहफा ध्रुव पर लुटा चुकी थी, तो वह कभी भी दूसरे आदमी को बेवकूफ़ नहीं बनाएगी। दिन यूं ही बीत रहे थे और ध्रुव को सोते हुए घंटों देखती, जैसे वह खूबसूरत आदमी को देखने के अलावा मीरा के पास और कोई काम ही ना हो। वह जी भरकर ध्रुव को देखती थी, जैसे उसके एक एक नक्श को दिल में बसा लेना चाहती हो। क्या पता फिर उसे ये चेहरा दोबारा देखना किस्मत में ना हो और कभी उसके दिल में ममता जाग उठती। अपने पेट में पलते बच्चे के बारे में सोचकर वह घंटों रोती, मुझे माफ़ कर देना मेरे बच्चे, अपनी माँ को माफ़ कर देना। मैं मजबूर थी। उन्हीं सोचों में कब 9 महीने बीत गए उसे पता ही नहीं चला था। 9 महीने बीतने के बाद मीरा को अस्पताल ले जाया गया था। दर्द बहुत ज्यादा थी और वह तकलीफ में तड़प रही थी। पसीने से भीगी हुई थी। ध्रुव उसके साथ हर कदम पर खड़ा था, उसका हाथ पकड़े हिम्मत देता रहा। कुछ घंटे की परेशानी के बाद आखिरकार मीरा ने एक सेहतमंद बेटे को जन्म दिया था। ध्रुव के हाथों में नन्ही सी जान आई तो उसकी आंखें खुशी और दर्द से भीग गई। वह पल शायद उसकी जिंदगी का सबसे कीमती पल था। लेकिन जब दिमाग में ये सोच पैदा हुई कि अब उसे हमेशा हमेशा के लिए मीरा से अलग कर दिया जाएगा, वह जोर से मुट्ठियां बंद कर गई। आंखों में खून के आंसू भर चुके थे। वह जानता था अगर वह मीरा को अपने पास रखने की बात करता तो घर में एक कोहराम सा मच जाता। वह भी अब मीरा के बिना नहीं रह सकता था और ना ही अब उसे छोड़ सकता था। अभी वह इस बारे में कुछ सोचता, नौकरों के जरिए बलवंत राय तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि मीरा मां बन गई है। तो पूरा परिवार अस्पताल में पहुंचा था। बड़े हॉल में कदमों की छाप और चेहरों की गंभीरता ने मीरा का दिल दहला दिया था। वह कमजोर जिस्म के साथ बिस्तर पर लेटी थी और ध्रुव को देख रही थी, जिसके चेहरे पर तकलीफ के साफ असर दिखाई दे रहे थे, जिसे वह छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। बलवंत राय ने आगे बढ़कर बच्चे को उठा लिया और कहा, ये बच्चा हमारा है, इसे हवेली में लेकर जाएंगे। ये रस्म है हमारे परिवार की और यही फैसला है। तुमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर साइन किए थे, तुम्हारा इस बच्चे से कोई संबंध नहीं होगा। अब अपना वादा पूरा करो और इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो। मीरा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। आंखों से आंसू बहने लगे, होंठ कांपते गए। प्लीज मेरा बच्चा मुझे दे दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। प्लीज मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो, ये बहुत छोटा है, मैं मर जाऊंगी इसके बिना।
वह उसके सामने हाथ जोड़ते बोली। वह लड़की जो हर वक्त घूंघट में रहती थी, अब वही बिना दुपट्टे के खुले बालों में खड़ी बलवंत राय से अपने बच्चे की भीख मांग रही थी। ध्रुव, प्लीज मुझे मेरा बच्चा दे दो। आप उनसे कहो ना कि मुझे मेरा बच्चा वापस दे दे। अभी वो बहुत छोटा है, मैं नहीं रह सकती उसके बिना। तुम अपनी मंगेतर से भी शादी कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। बस अपनी हवेली में मुझे अपने बच्चे की आया के तौर पर रख लो। हवेली के सारे काम कर दूंगी, लेकिन प्लीज मुझे मेरे बच्चे से अलग मत करो। ध्रुव अपनी तकलीफ को नजरअंदाज करते उसके कदमों में गिरकर माफी मांग रही थी। ध्रुव वही बुत बना खड़ा रह गया था, मगर किसी ने उसकी फरियाद न सुनी। औरतें और मर्द सब बच्चे को गोद में लिए एक दूसरे को बधाइयां देने लगे। फिर रस्म और रिवाज के नाम पर वह नन्ही सी जान को मीरा के गोद से अलग कर गए, हवेली ले गए और वहीं मीरा की आत्मा को भी अपने साथ ले गए थे। वह कमजोर आवाज में बार बार दोहराती रही, मेरा बच्चा ध्रुव, मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। लेकिन जवाब में सिर्फ दरवाजा बंद होने की आवाज आई। उस दिन मीरा ने महसूस किया वह सिर्फ एक सौदा था। माँ होने के बावजूद अपने ही जिस्म का हिस्सा खो चुकी थी। उसे अपने ही बच्चे पर कोई अधिकार नहीं था। उसके दिल की चीखें अस्पताल की दीवारों में कैद हो गई, मगर कोई उसका दुख सुनने वाला नहीं था। ध्रुव उसे फार्म हाउस लाया था ताकि वह खुद को संभाल सके। मीरा, थोड़ा सा सब्र रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा, घर वालों से बात करूंगा, तुम फिक्र ना करो। मैं वापस हवेली जा रहा हूँ, तुम रेस्ट करो। लेकिन मीरा गुमसुम बैठी रही, ठंडी सांस छोड़ता गाड़ी में बैठता। वह थोड़ी देर के लिए हवेली जाना चाहता था ताकि वह किसी तरह अपने घर वालों को मनाकर बच्चे को वापस ले आए। वह मीरा को इस हालत में नहीं देख सकता था। यही सोचकर वह हवेली वापस आया था। पापा प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करें, मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, उसे अपनी माँ की ज़रूरत है। आप कहेंगे तो मैं मीरा से मिलने नहीं जाऊँगा, नव्या से भी शादी कर लूँगा, प्लीज़। अभी वह उससे बात कर ही रहा था कि उसे फार्म हाउस से फ़ोन आया। उसे पता चला कि मीरा फार्म हाउस से चली गई है। ये सुनकर उसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। वह वापस फार्म हाउस आया था। खाली कमरा देखकर ध्रुव का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया था। वह मीरा के घर आया था, लेकिन घर में ताला लगा देखकर वह बहुत परेशान हुआ था। आसपास के लोगों से पता चला कि वह 1 महीने पहले ही घर छोड़कर जा चुके हैं। वह 1 महीने पहले ही मीरा के अकाउंट में उसके तय किए गए पैसे को भी डाल चुका था। उसे अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी वह घर छोड़ देगी, लेकिन वह नहीं जानता था जिस दिन ध्रुव ने अकाउंट में पैसे भेजे थे उसके अगले दिन ही वह उस घर को बेचकर कहीं और शिफ्ट हो चुके थे। वह लवी के घर भी गया था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह उसके कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, और दूसरा ये भी नहीं जानती थी कि वे लोग कहाँ गए। इन सब के बाद भी वह टूट चुका था। खुद को कसूरवार ठहराता वह एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर चुका था, बल्कि एक बच्चे को उसकी माँ से भी अलग कर चुका था। अब किसी लड़की को भी अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहता था। वह नव्या से भी शादी करने से मना कर चुका था। शुरू में उसके पापा और उसके मम्मी इस बात को लेकर बहुत गुस्सा रहे। कैसे वह नव्या से शादी करता जब वह उससे मोहब्बत ही नहीं करता था, और शादी करके वह नव्या की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। फिर बाद में बलवंत राय ने नव्या की शादी अपने कॉलेज के दोस्त के बेटे से करवा दी थी, जो उसे बहुत चाहता था। नव्या की उस कमजोरी को भी स्वीकार कर चुका था। वह कभी माँ नहीं बन सकती। पुष्कर को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह उससे मोहब्बत करता था। और भगवान का चमत्कार ये हुआ कि शादी के सिर्फ 1 महीने के बाद ही उसे ये खबर मिली कि वह माँ बनने वाली है। और फिर 9 महीने बाद उसके यहाँ एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया था। वह अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थी। वह अपने भगवान का धन्यवाद करते नहीं थक रही थी। उसे औलाद जैसी खुशी उसके किस्मत में लिखी थी, और उसे इतनी प्यारी सी लक्ष्मी दी थी। ध्रुव अपने बच्चे को खुद ही संभाल रहा था। दिन के वक्त वह नव्या के पास होता, और शाम को वह ऑफिस से फ्री होकर अपने बच्चे को नव्या से ले लेता। नव्या दोनों बच्चों को संभाल लेती थी। जब से मीरा ध्रुव के ज़िंदगी से गई थी, वह तो हंसना ही भूल गया था। आज वे दोनों अपने अपने बच्चों की शॉपिंग के लिए एक मॉल में बैठे हुए थे, जहाँ बच्चों के कपड़ों की बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी मिलती थी। नव्या, ये देखो ये कैसा है, वह नव्या से पूछ रहा था। नहीं, कलर अजीब सा है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये देखो ये कैसा है। ध्रुव ने हाँ में सिर हिला दिया। वह ढेर सारी शॉपिंग करके घर की तरफ चल पड़े थे कि रास्ते में ही गाड़ी खराब हो गई। ध्रुव, क्या हुआ? नव्या, गाड़ी गर्म हो गई है, पानी डालना पड़ेगा, तुम यहाँ बैठो, मैं यहाँ सामने वाले घर से पानी लेकर आता हूँ। वह सिर हिलाते बच्चे की तरफ ध्यान देती। ध्रुव ने ठंडी सांस छोड़ी और सामने वाले घर का दरवाज़ा बजाया था। कौन है? अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आई। जी आंटी, मुझे थोड़ा सा पानी मिल जाएगा, मेरी गाड़ी गर्म हो गई है। वह ये सब कहकर बिल्कुल चुप हो गया था। अच्छा बेटा, 2 मिनट दे दो, मैं देती हूँ। जैसे ही दरवाज़ा खुला वह दंग रह गया था। आप? वह शीतला देवी के हाथ से पानी का जग जमीन पर गिरा था। नव्या भी दोनों बच्चों को लेकर गाड़ी से बाहर निकल आई थी। मीरा कहाँ है आंटी? मुझे उससे बात करनी है, वह बड़ी गंभीरता से पूछा। जब कोई जवाब नहीं आया तो वह गुस्से से दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हो गया था। शीतला देवी उसे रोकती रही, लेकिन वह रास्ते में आई हर चीज़ को ठोकर मारता चला गया। मम्मी, इतना शोर क्यों है? कौन आया है? सामने से आते ध्रुव को देखकर वह दंग रह गई। इतनी मुश्किल से तो वह जिंदगी की तरफ लौट आई थी, अब फिर ध्रुव उसकी जिंदगी में वापस आ गया था। वह गंभीरता से उसके चेहरे पर नजर गाड़े खड़ा था।
ध्रुव प्लीज गुस्सा ना करो, 2 साल के बाद मिली है तुम्हें, तसल्ली से बैठकर उससे बात करो। नव्या ने उसे समझाना चाहा। कैसे आराम से बात करूं नव्या, ये लड़की मुझे अपनी मोहब्बत में कैद करके बिना बताए फार्म हाउस से चली गई थी और तुम कह रही हो आराम से बात करूं। 2 साल नव्या, 2 साल कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने इसे, मैं ही पागल था नव्या जो इस लड़की से प्यार कर बैठा था। वह अपना होंठ भींच गया और सामने खड़ी लड़की जो कहर भरी आंखों में आग लिए खड़ी थी, वह यही समझ रही थी ध्रुव उसे हमदर्दी के लिए ये सब बातें कर रहा है। उस वक्त वह इतनी डिस्टर्ब थी कि उसे ये समझ नहीं आ रहा था। और तुम्हें क्या मुझ पर विश्वास नहीं था जब मैंने तुम्हें कहा था थोड़ा हिम्मत से काम लो और थोड़ा इंतजार करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुमने मेरा विश्वास क्यों नहीं किया, बताओ मुझे। वह गुस्से से चीखा। वह डर गई थी। ध्रुव, मेरा बच्चा कहाँ है, भगवान के लिए मुझे बता दो, मेरा बच्चा कहाँ है। मैं अपने बच्चे के लिए पल पल तड़प रही हूँ। ध्रुव, मुझे माफ़ कर दो, उस वक्त हालात ही ऐसे थे। मुझे लगा तुम अपने घर वालों का ही साथ दोगे, तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे, इसलिए बिना सोचे समझे तुम्हें छोड़कर आ गई हूँ। मुझे माफ़ कर दो। वह उसके कदमों में बैठ गई थी। ध्रुव ने उसे उठाकर सीने से लगाया था। मम्मा पापा, पीयूष की आवाज़ पर उसे दूर हुई थी। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा। वह बेकाबू अपने बच्चे को चूम रही थी। मैंने तुम्हें कभी डिवोर्स देने का सोचा भी नहीं था। मैंने तो नव्या से भी शादी नहीं की, पूछ लो उससे। मुझे अब और ज़्यादा मत तड़पाओ मीरा, वापस आ जाओ मेरी ज़िंदगी में, मुझे और मेरे बेटे को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। उसके सर पर प्यार से किस करता बोला तो मीरा ने नज़र झुका ली। क्या तुम मुझे फिर से अपनी ज़िंदगी में जगह दोगे, वह रोते हुए बोली। तुम तो कभी मेरी ज़िंदगी से गई ही नहीं थी, मैं तुम्हारी याद के साथ ही तो ये 2 साल बिताए हैं। मीरा, मुझे तुमसे पहली नज़र में मोहब्बत हो गई थी, ध्रुव ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया। वह रोते हुए ध्रुव के सीने से जा लगी थी। ध्रुव ने हाथ बढ़ाकर नव्या से अपने बेटे को ले लिया था। ये कितना प्यारा है ध्रुव। मीरा अपने बेटे को प्यार से चूमती बोली। हाँ, अपने पिता पर जो गया है प्यारा तो होगा ही ना। ध्रुव के इस बात पर नव्या और शीतला देवी ने ठहाका लगाया था, जिसमें मीरा और ध्रुव की हंसी भी शामिल थी। शीतला देवी ने भीगी आंखों से हाथ बढ़ाकर अपनी पोती के यूं खुश रहने का आशीर्वाद दे रही थी। ये थी मीरा और ध्रुव की प्रेम कहानी। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। हाँ, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।